जम्मू कश्मीर के नागरिकों को लग रहा है कि मोहम्मद बिन कासिम जिंदा हो चुका है। अब ये मोहम्मद बिन कासिम कौन है? मोहम्मद बिन कासिम वो है जिसने 1400 ईस्वी में भारत में पहली बार जजिया कानून लाया था। जजिया कानून वो होता है जिसमें यदि कि कोई मुस्लिम इलाका है, वहां पर किसी गैर मुस्लिम को रहना है तो उसे एक कर्ज देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, जिससे कि जजिया का नाम दिया जाता है। और वो भारत में मोहम्मद बिन कासिम ने लाया था। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में आपको अपनी प्रॉपर्टी पर रहने के लिए भी टैक्स देना पड़ सकता है। तो शायद जम्मू कश्मीर को यही लग रहा है कि उनका लिए मोहम्मद बिन कासिम जिंदा हो चुका है। इसी विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है एडवोकेट पुनीत महाजन जी, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स हर एक व्यक्ति जो है, जो जम्मू कश्मीर में बाशिंदा है, जो रहता है, और वो लोग भी जो भारत के अन्य हिस्सों से उठकर अब जम्मू कश्मीर में रहेंगे, उन्हें प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा। आखिर क्यों ये सौगात जम्मू कश्मीर के लोगों को मिली है? इसी विषय पर खट्टी मीठी चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है एडवोकेट साहब। एडवोकेट साहब, पहले तो आपको किस तरह से फील हो रहा है कि अब प्रॉपर्टी टैक्स भी देना पड़ेगा? बाकी टैक्स तो थे ही थे। सर मुझे तो ये फील क्या होना है सर, बस एक ही चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि 370 हटना, 35 से हटने के बाद हमारी स्टेट यूटी से तो कन्वर्ट होकर मुझे लगता है टैक्स स्टेट बन गई है। बिल्कुल कोई शक नहीं। इतने टैक्सेस हमें इंट्रोड्यूस डे बाय डे, नए नए टैक्सेस इंट्रोड्यूस हो रहे हैं कि मुझे तो ये लगता है कि नए नए नाम सुनने को भी मिलते हैं। ये भी चीज़ है, ये भी नया टैक्स है, ये भी टैक्स है। वो कितने टैक्स लेंगे ये लोग? यानी कि ये नहीं बता रहे कि कितनी सोर्स ऑफ इनकम ये लोग जनरेट कर रहे हैं। अब मैं अपने वकीलों की बात करूंगा, हमसे छीन लिए रजिस्ट्रेशन, हमारे को भी सबको 1.5 साल, अप्रोक्सीमेटली 1.25 साल के करीब कोर्ट भी बंद हो गए। अनएम्प्लॉयमेंट हर सूरत में पड़ी, पढ़ा लिखा तबका भी अनएम्प्लॉयड हो गया। वकील एक एलीट क्लास मानी जाती है, वो भी घर बिठा दिए इन लोगों ने कोरोना की वजह से। कुछ और वजह लगा लें, बार को कमजोर करना, मेरे को जो लगता है शायद बार एसोसिएशन को। स्कूल तो खुल गया है वैसे सर, स्कूल तो चले खोलिए, अब इसके बारे में क्या बोलूं सर। हाँ, नहीं, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स में आपको क्या समझ आती है? प्रॉपर्टी टैक्स है क्या और किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाएगा? सर जहाँ तक मैंने पंजाब का और बाकी अदर स्टेट्स का कहीं मैंने थोड़ा बहुत स्टडी किया है, क्योंकि मैं भी इतना ज़्यादा इससे ज़्यादा इस बारे में ज़्यादा जानता भी नहीं हूँ मैं, क्योंकि हम लोगों ने कभी टैक्स दिया। हाँ, हम लोगों ने टैक्स पे किया नहीं। हाँ, जब हम जब मैं बैंकिंग सेक्टर में काम करता हूँ तो उनकी पेपर देखता हूँ, तो वहाँ जो भी एक कॉमन फॉर्मेट होता था, वहाँ ये लोग पूछते थे कि प्रॉपर्टी टैक्स हैज बीन पेड, तो हम लोग शुरू से लिखते हैं नॉट एप्लीकेबल इन दिस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब हमें समझ आ रहा है ये प्रॉपर्टी टैक्स क्या होता है। पर सर ये प्रॉपर्टी टैक्स मुझे कम, ये तो मुझे किराया नामा ज्यादा लग रहा है। यानी कि हर आदमी अपनी जमीन खरीदता है, अपना घर बनाता है और उसके बाद पैसा गवर्नमेंट को दे रहा है, म्युनिसिपलिटी डिपार्टमेंट को दे रहा है। किस लिए? मुझे ये चीज नहीं समझ आ रही। शायद मेरी नॉलेज इस बारे में थोड़ी कम होगी, जो शायद वक्त के साथ साथ मुझे भी चीजें शायद क्लियर होती है। आसान भाषा में समझाइए, लोगों को समझ में ये है, जो प्रॉपर्टी टैक्स इनका कहना ये है कि अगर आपका अपना घर है और आप म्युनिसिपलिटी एरिया के अंदर, अभी मैं म्युनिसिपलिटी एरिया की ही बात करूंगा क्योंकि इन्होंने जहां तक मैंने इनके इंटरव्यूज देखे हैं, थोड़ा बहुत पढ़ा है, इनकी इंप्लीमेंटेशन जो ये लगाने की कोशिश करेंगे ना, ये सबसे पहले वार्ड्स में लगाएंगे या उस एरिया में लगाएंगे जो म्युनिसिपलिटी लिमिट के अंदर होगा। वहां से ये स्टार्ट करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, वहां से पैसा आना शुरू हुआ, फिर यार ये एरिया दायरा बढ़ाएंगे आउटसाइड म्युनिसिपलिटी भी। बट ये क्योंकि ये पावरें म्युनिसिपलिटी के पास आनी है, तो म्युनिसिपलिटी ने ही इसको कलेक्ट करना है, या इसका जो भी अदर मोड होगा, जो मुझे लगता है शायद म्युनिसिपलिटी ही कलेक्ट करेगी, इनकी ज्यादा रोल उसी का है। तो म्युनिसिपलिटी वाले जो हैं इसको आगे आगे दायरे में बढ़ाएंगे और ये कलेक्ट करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि प्रॉपर्टी टैक्स है क्या, किस तरीके से इंप्लीमेंट करें, ये सस्पेंस है। बट जो मैंने बाहर का देखा है उनका क्या सिस्टम है, ये एक पेपर है मेरे पास, ये मैंने पंजाब का ये देखा है। इसमें से एक रेजिडेंशियल लिखा है, इंडस्ट्रियल, इन्होंने बाइफरकेट किया है तीनों चीजों को, इंडस्ट्रियल को प्लस अपना रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टीज को, अलग अलग तरीके के रेट इंप्लीमेंट किए हैं। जैसे पंजाब में क्या है कि जैसे एक 250 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है, उसमें से अगर 50 स्क्वायर यार्ड हमने छोड़ दिए, किसी ने पोर्च बनाने के लिए छोड़ दिया, वेंटिलेशन के लिए छोड़ दिया, और कंस्ट्रक्शन रेट की अप्रोक्सीमेटली 200 स्क्वायर यार्ड पे ग्राउंड फ्लोर आ गया। इन्होंने ग्राउंड फ्लोर का रेट रखा है पंजाब में 5 रुपए पर स्क्वायर फीट। ठीक है सर, उसके बाद 200 स्क्वायर फीट के साथ मल्टीप्लाई कर लें आप, जो 250 स्क्वायर फीट ऑन एन एवरेज एक मरला जम्मू। नहीं सर, ये हो गया अप्रोक्सीमेटली सर 250 स्क्वायर फीट हो गया, ये 2250 स्क्वायर फीट बनता है, 9 फीट का एक स्क्वायर यार्ड बनता है। और उसके हिसाब से कंटिन्यू कोई कर ले मल्टीप्लाई, मेरे ख्याल से कोई 7-8 मरले जगह बनेगी रफली। ये मैं पंजाब का बता रहा हूँ सर, वहाँ यार्ड्स चलते हैं, यहाँ मरलास चलते हैं। ये अपने हिसाब से इसकी फीस लगाएंगे, इसलिए वहाँ यार्ड चलते हैं। हम यार्ड की बात करते हैं, हम इसको अपने में एक तरीके से हम लोग कन्वर्ट करके देखते हैं। ये कैलकुलेशन हम उनके बेसिस ऑफ जो पेपर हमारे पास है, जो चल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम देखते हैं। इतने पैसे ये कह रहे हैं कि
जो एरिया हम लोग बाहर छोड़ते हैं जिसको हम कवर नहीं करते, उस एरिया पे 50% ₹2.5 लगाया हुआ है पंजाब में। जो एरिया पे कंस्ट्रक्शन है ग्राउंड फ्लोर पे उस पे ₹5, जो ऊपर के कंस्ट्रक्शन है फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर उस पे ₹2.5। उस हिसाब से टोटल एरिया को ये कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली हो सकता है ये 5 और इसके हिसाब से अगर ये जैसे इन्होंने 250 स्क्वायर फीट की एग्जाम्पल दी थी तो ₹1375 कुछ बनते थे सालाना। उसके बाद ये कैसे बाइफरकेट करेंगे मुझे पता नहीं, बट ये वहां का एक सिस्टम जो रेगुलरली चलता आ रहा है, पर 1300-1400 एक ऑन एन आइडिया लगा दिया, जम्मू कश्मीर के 10 मरले का घर है, अगर यही पंजाब के हिसाब से यदि ये टैक्स लगाते हैं तो उसको 15 से 16 हजार रुपया टैक्स लगभग पे करना पड़ेगा 10 मरले के ना, लगभग। हाँ, इतना सर 5 जो यहाँ का है, यहाँ का मुझे लगता है कि कम है पंजाब के हिसाब से, कोई 5-7 हजार रुपया तो 5-7 हजार रुपया बनना चाहिए। बट अब जम्मू वाले किस लेवल पे चलते हैं, यहाँ तो वैसे छोटे 5-10 रुपए की गिनती कोई नहीं करता। यहाँ जो भी शुरू होता है थोड़ा हायर एंड से ही शुरू होता है, जो पुराना हमारा यहाँ का एक सिस्टम देखने में आया। बट एक सर क्वेश्चन ये नहीं है कि कितना ये पैसा लगाएंगे, कमर्शियल रेट इन्होंने अलग रखा है, वो और कॉस्टली होता जा रहा है। बड़ी बात है कि देना क्यों है सर, सबसे बड़ी बात है सर, मैं एक चीज आपसे पूछता हूँ, कितने टैक्स हम देंगे, कितने? देखिए सर, घर बनानी है, प्रॉपर्टी टैक्स की बात करते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स पे मैंने एक अपने मेयर साहब का भी मैंने एक इंटरव्यू सुना, उसमें उन्होंने कहा कि नहीं सारा पूरे ऑल ओवर इंडिया में देना पड़ता है, हम इसको डिनाई नहीं करते। फिर उन्होंने कहा जी अब यूटी बनने के बाद जम्मू कश्मीर भी हिंदुस्तान का एक अंग बन चुका। भाई अंग तो पहले भी था, प्रिविलेज था, अंग था। 370 टूटने के बाद इनको हमें थोड़ा बहुत उस सिस्टम में समझाने के, जो हम शुरू से 70 साल से हम बैकअप पे थे, कभी मिलिटेंसी का जोर था, कभी किसी चीज का जोर था। उसके बाद जब ये यूटी बनाते, यूटी का एक फायदा मिलना चाहिए था, ना कि नुकसान। हर तरफ जब भी मैं देख रहा हूँ, कभी मैं स्टैम्प एक्ट के लिए आता हूँ आपके सामने, कभी कभार रजिस्ट्रेशन के लिए आ रहा हूँ, कभी ये सब रजिस्ट्रार इश्यूज, मतलब इश्यूज हैं सर। खुशी तो कहीं नहीं, खुशी उस सिर्फ 5 अगस्त को हुई थी जिस समय ये यूटी बना था। सुबह कर्फ्यू लगा था, टीवी में देखा जी जम्मू कश्मीर में यूटी बन गई, जो एक खुशी का माहौल था। हम लोग भी अब वो चीजें एंजॉय कर पाएंगे। बट वो क्रॉस और प्रॉस के चक्करों में हमने क्रॉस तो देख लिया पर प्रॉस नहीं देखे सर। ये साइड इफेक्ट्स दिख रहे हैं। इन लोगों के पास कोई स्ट्रक्चर नहीं था, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई मॉडल, कुछ प्रिपरेशन नहीं, सिर्फ एक थी भाई फटाफट यूटी बन गया है, अब वो चीजें इंप्लीमेंट की जाए विदाउट एनी होमवर्क, विदाउट एनी मॉडल। भाई आस्ता आस्ता आप करते, लोगों को भी आदत बनती। अब कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट है, 1.5-1.25 साल तो हो गया सर हम लोगों को घर बैठे वकीलों को। अब जाके कहीं थोड़ी बहुत फिजिकल हेयरिंग शुरू हुई है। अब हम लोग थोड़ा अपने आप को, जो पैसे सर कमा के ही आते हैं, इनकम जनरेट करनी पड़ती है। और पैसे तो ऐसे तो हवा में तो आते नहीं है। दुकानें आपकी बंद थी, टाइम लिमिटेशन थी, लोग आ नहीं रहे, पैसा किसी के पास है नहीं, स्लम है। प्रॉपर्टी टैक्स पे नहीं करेंगे तो क्या कुछ पेनल्टीज हो सकती है? सर जो मुझे सुनने पे आया है, जो यहाँ क्या होता है कि प्रॉपर्टी टैक्स अगर नहीं हुआ तो पेनल्टी क्या है, कुछ बाहर लगा जाएंगे, फिर उसके बाद रिकवरी के लिए कुछ इश्यूज रहेंगे। बट हम लोग देनदार तो बन गए ना गवर्नमेंट के सर। वो किस तरीके से मैंने आज पुनीत जी को क्यों सिलेक्ट किया प्रॉपर्टी टैक्स के लिए, क्योंकि कोई विशेषज्ञ नहीं है प्रॉपर्टी टैक्स के, लेकिन वजूहत यह है कि यही पुनीत महाजन जी हैं जिन्होंने सबसे पहले ये मुद्दा उठाया था कि जो जम्मू कश्मीर में जो आप लोन अमाउंट अप्लाई करते हैं उसके लिए जो आपको फीस स्ट्रक्चर लगता है, वो जहां पहले ₹5 लगता था, वो बढ़कर 1000 के ऊपर करीब 1000 से 1200 रुपया है ना, इतना लग जाता है। यानी अगर आपको 1 लाख का यदि आपको लोन लेना तो उसमें लगभग आपको 20 to 30% आपको फीस ही भरते रहेंगे आप, उसके बाद भी आपको लोन जो वो मिल पाएगा। वो मसला अभी पेंडिंग है। ये दूसरा मसला पहले ही खड़ा हो गया, और एक और अभी इशू है स्टैंप ड्यूटी, स्टैंप पेपर्स को लेकर, वो हम अगली डिस्कशन में जरूर करेंगे। लेकिन पेनल्टी की हम बात कर रहे थे कि हम प्रॉपर्टी टैक्स दें या ना दें। एक किस्म का हम प्रॉपर्टी लेने के बाद अपनी वहां पर जब हम कोई रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं वहां पर भी हम स्टैंप ड्यूटीज देते हैं, उसके बाद भी किराएदार रहेंगे। बड़ा अच्छा सवाल किया सर, मैं इसी बात पे आना चाहता था। मैं एक पूरा प्रोसेस सर एक आपको छोटे से बढ़ के रिफाइंड वे में बताता हूँ। देखिए सर, हम लोग कहाँ से कहाँ तक मार कर रहे हैं। देखिए, एक आम आदमी जाता है, वो कहता है मेरे पास आशियाना चाहिए, वो अपना घर बनाने के लिए जमीन खरीदता है, पैसे इकट्ठे करता है, बैंक से लोन लेता है, जो हमारा पहला टॉपिक था, वहां पर भी फीस पे करता है। 1 लाख रुपए के ऊपर 7% के हिसाब से 7000 रुपया उसको फीस पे करनी है। 7% इफ ए मैन इज बाइंग द प्रॉपर्टी। उसके बाद 1200 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी है, यानी कि 8.2% राउंड हो गया, मतलब कि 8200 रुपया पर लाख पे वो फीस जमा करेगा जब वो जगह खरीदने गया है। ठीक है, पर लाख पे 10 लाख 20 सर्कल रेट। अब तो सर्कल रेट भी डे बाय डे इसी स्पीड से बढ़ा रहे हैं ये लोग। 20% तो इस बार बढ़ा दिए गवर्नमेंट ने, डीसी साहिबान ने सीधा 20% ही सर्कल रेट बढ़ा दिया हर जगह। 40 लाख की जगह को सीधा 48 लाख कर दिया। ये तो मार्केट वाले जो थे वो तो माशाल्लाह थे, गवर्नमेंट तो कम से कम रुकती 2-4% समझ आता है। 20% का जंप, वैल्यू बढ़ गई। फिर वो हो गया सर, वो जब उन्होंने खरीद लिया, जब हो गया, उसके बाद पटवारी के पास जब इंतकाल चढ़ाने के फर्द की फीस जमा करवाते हैं हम लोग,
फिर वो घर बेचारा जगह लेता है, फिर उसका नक्शा पास करने के बाद म्यूनसिपलिटी के पास जाता है। अब यहाँ म्यूनसिपलिटी की बात करूंगा, आप म्यूनसिपलिटी डिपार्टमेंट से ये पूछें कि जब नक्शा पास करने के लिए आपके पास अगर 200, 500, 1000 फाइलें आती हैं, आप महीने में कितनी दिन आप नक्शे पास करते हो? हम एक आज नक्शे के लिए इन लोगों को नक्शा पास करने के लिए देते हैं, इतनी एनओसीज लेनी होती हैं, 4-4 महीने 3-3 महीने लोगों को बारी नहीं आती, चक्कर कटवाते हैं लोग। चलिए वो भी फीस वहां फीस, उनको नक्शा पास करने की भी फीस म्यूनसिपलिटी वालों ने वो भी ले ली। कंस्ट्रक्शन होती है, साइट से जब मटेरियल लाना होता है तब इनकी चार्जेस, जो सामान जो भी आ रहा है वो भी परमिशन लो। घर मैंने बना लिया अपने खून पीने की पसीने की कमाई से, आने वाले 20 साल तक मैं कर्जदार हो गया बैंक का, रजिस्ट्रेशन करानी उसकी अलग से फीस। बिल्कुल सर। और उसके बाद मैं जब लोन लेके घर बना रहा हूँ, घर तो वैसे बनना नहीं, इतना पैसा बेचारा आदमी कहाँ से लाएगा, कोई सस्ता तो बनता नहीं है घर, पूरी जिंदगी की कमाई लगती है। आने वाले 20-25 साल के लिए अपने आप को गिरवी भी रख दिया, फिर घर का अपना आशियाना है कि शाम को घर आऊं तो मेरे को पता मेरा ठिकाना कहाँ है, मैंने कहाँ आके रात गुजारनी है। इंसान का एक सपना होता है, उसके अकॉर्डिंगली उसने हर चीज, हर स्टेप पे गवर्नमेंट को फीस दी। जब अदायगी होती गई और हर कदम पे गवर्नमेंट हमसे पैसा ले रही है, हमारी मेहनत का पैसा ले रही है सर, काम करते हैं ना, हमें गवर्नमेंट आगे पैसा नहीं दे रही, हम दिहाड़ी लगाते हैं, लोग पैसा कमाते हैं, हर आदमी का दिहाड़ी का लेवल अपना है। वो कोई सर्विस क्लास है तो सुबह जाके शाम को आ रहा है, दुकानदार सुबह दुकान पे जा रहा है, शाम को दिन ही काट रहा है ना, वो कमाई कर रहा है ना, घर बैठ के पैसे नहीं आ रहे, हर कदम पे गवर्नमेंट को पैसे दे रहे हैं। अब जब मैंने घर अपना बना लिया, उसके बाद ये लोग आते हैं प्रॉपर्टी टैक्स दो जी, आप अपने घर पे रह रहे हो, किराएदार बना दो हमें। किस चीज का प्रॉपर्टी टैक्स? यानी कि हम किराएदार हो गए ना सर, मकान मेरा, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट का? यहां पर क्या, हर जगह तो इन्होंने टैक्सेस ले लिए कि हम इनके सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, सिटी बीइंग के सिटीजन, हमें पैसे देने हैं, गवर्नमेंट को देने हैं, गवर्नमेंट चलानी है। सर हमने दिए। अब घर बनाने के बाद जब मैं रह रहा हूं तो फिर उसके बाद ये मेरे को आगे प्रॉपर्टी टैक्स करते हैं, व्हाट्सएप 5, 10, 15 हजार रुपया ले लेंगे। छोटा घर होगा तो 2000 होगा, बड़ा घर होगा 50,000 होगा। अगर हमें पता होता कि हमारे अगर थोड़ा किसी का एक कनाल में घर है तो उसके लिए वो सजा बन जाएगी। एक कनाल का घर किसी की इनकम डिफाइन नहीं करता, किसी के पुश्तैनी घर होगा एक कनाल का, और वो बेचारा वहां रह रहा होगा, अनएम्प्लॉयड होगा, वो पहले घर के खर्चे पूरे करेगा, फिर इनके टैक्सेस पूरे करेगा, कल को गवर्नमेंट आएगी, आपने टैक्स नहीं दिया, चल भाई तू जेल में। पेनल्टी ऐसे ही होगी ना, या सरचार्ज लगेगी, जो आदमी 10 रुपए नहीं दे पा रहा उस पर सरचार्ज लगा के आप 50 रुपए बना दोगे, वो तो ऑलरेडी अंडर डेट आ गया, वो पूरी जिंदगी बेचारा आगे कहाँ आ जाएगा, वो तो टेंशन में ही रहेगा ना इनके टैक्सीज के चक्कर में। एक म्यूनसिपलिटी ऑटो लगाता है जी, आपके घर की सफाई करनी है, आपका कूड़ा उठाना है, ऑटो के ऊपर भी वो 100-200 रुपये आपसे अलग लेते हैं। मतलब यानी पूरे डिपार्टमेंट को क्या पब्लिक नहीं पालना है? मुझे तो ये बात नहीं सर समझ आ रही कि अगर एक गवर्नमेंट मुलाजमत है, हमसे इनकम टैक्स लिया जाता है, सेल टैक्स, जीएसटी, नंबर ऑफ टैक्सेस जो गवर्नमेंट को जाते हैं, जो चलाते हैं, वो गवर्नमेंट ने देखना है, बाइफरकेट करके एलोकेट करने होते हैं कि आपके डिपार्टमेंट का इतना खर्चा है, इतने एक्सपेंसिव हैं, आपकी इतनी जरूरतें हैं, तो वो गवर्नमेंट है देखना है। अब म्यूनसिपलिटी वाले कहते हैं जी हमने आदतें बना दी हैं लोगों की, 200 रुपये दुकान से लेने हैं, 400 रुपये आपके, 100 रुपये आपके घर से जो ऑटो आएगा आपका वो कूड़ा लेके जाएगा, वो सैलरी कहाँ से ले रहे हैं? म्यूनसिपलिटी डिपार्टमेंट से, और 100-200 रुपये हमसे अलग ले रहे हैं। किस चीज़ का सर? सिस्टम नहीं मुझे ये चीज़ समझ आ रही। कुछ यही चीज़ें हैं शायद मेरे लिए समझ में नहीं आ रही। एक बीइंग ए लेमैन मैं बात कर रहा हूँ सर, मेरी भी नॉलेज कुछ हद तक कम होगी, बट मैं ये चीज़ समझने की कोशिश करता हूँ ये कैसा सिस्टम बनाया गया है। आज प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया, ये पूरे हिंदुस्तान में चल रहा था, जम्मू वालों का 17 साल की कसर हमसे अभी निकालेंगे एक ही दिन में। क्या ये लोग ये नहीं समझ रहे कि कोरोना में अनएम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं? दे तो वही आदमी रहेगा। अब ये इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ये कहते हैं जी अब अभी मीटिंग होगी, वार्ड की मीटिंग करेंगे जी, वहां कॉर्पोरेटर बैठेंगे, हाउस में बातें होगी। भाई हाउस सारा आपका है, आप ही की पार्टी का हाउस है, आप ही के लोग वहां बैठे हुए हैं, तो रोकना का जब मेजोरिटी आप लोगों की, तो ये तो पास ही पास है, प्लानिंग है ना। भड़ास देख रहे हैं, ये भड़ास वकील साहब की नहीं है, एक लेमैन की नहीं है, ये भड़ास लगभग हर जम्मू कश्मीर के वासी की है। सिर्फ शक्ल बदली जा सकती है लेकिन सोच अब यही रहेगी। और बड़ी बात यह है कि जब धारा 370 हटा था, इस बात के लिए हटाया गया था कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन जाएगा और भारत के बाहरी जितने भी निवासी हैं वो जम्मू कश्मीर में भी जगह ले पाएंगे, क्योंकि कहते थे कि जम्मू कश्मीर वाले बाहर जगह ले सकते तो बाहर वाले अंदर क्यों नहीं ले सकते। लेकिन तब यह एहसास नहीं होता था कि शायद बाहर वाले जब यहां पर जगह लेंगे वो तो उनको फैसला दे दीजिएगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये भी हो जाएगा कि बाहर वाले ऑफिसर्स आएंगे और हमें कहेंगे आपके अपनी प्रॉपर्टी का टैक्स दिया या नहीं दिया। और बड़ी बात है कि अब धीरे धीरे टोल के बाद जिस तरह से टैक्स पे टैक्स लगते जा रहे हैं, अब हमें उस कथन का मतलब जरूर समझ आ रहा है कि सबका साथ सबका विकास। साथ आपका टैक्स के साथ है और विकास उन्हीं पैसों से होगा जो आपसे टैक्सों के माध्यम से अलग अलग जरियों से लिया जाएगा। वकील साहब हम मुझसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। तो फिलहाल आप जुड़े रहिए व्यू स्टूडियो न्यूज के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।